नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एशपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर बरखा सोरी मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। My name is Dr. Barkha Shori, and I am Masters in Occupational Therapy, Neurology, and I have been Director of Rahat Occupational and Speech Therapy Center, Pitampura, Delhi, and I have been into practice from almost 15 years by now, and I love practicing in the field of pediatrics as well as adult population. Thank you so much. सो मैम, अब भी किस तरीके के पेशेंट आपके पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं? इस समय हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वेल नोन है टू केटर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज वेल एज आई केटर अडल्ट पॉपुलेशन ऑल्सो। मेरे पास अडल्ट पॉपुलेशन भी आती है, जैसे स्ट्रोक, ब्रेन इंजरीज, एनी फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरीज, नर्व इंजरीज, पेरिफेरल नर्व इंजरीज। सो आई केटर ऑल सच पॉपुलेशन मैम। सो मैम, जो अडल्ट में स्ट्रोक आता है वो किस रीजन से आता है? अडल्ट्स में जो स्ट्रोक है उसके कई कारण होते हैं। कई बार इल प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी की, जैसे कई बार स्मोक, इफ अ पर्सन इज अ चेन स्मोकर। आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरे पास कॉजेज रहे हैं मेजरली लोगों के। समटाइम्स एक्सीडेंटल इंजरीज इन यंग पॉपुलेशन में बी सम दैट टाइम दे मस्ट बी नॉट इन अ स्टेट टू ड्राइव, दे वर अडिक्टेड, एंड उस वजह से भी कई बार होता है। कई बार ब्लड प्रेशर इश्यूज होते हैं अडल्ट्स में। जो हमारे पास जीरियाट्रिक पॉपुलेशन आई है अडल्ट में, एल्डरली जिसको हम बोलते हैं जीरियाट्रिक को, तो वो भी पॉपुलेशन हमारे पास आई है, जिसमें जस्ट बिकॉज ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ स्क्रीन इवन इन अडल्ट्स, तो उनमें काफी अच्छे ओहदे पे थे वो। ही वॉज अ जज, so he had this problem, and the main cause, family told that he was too much glued to the screen, and he had those blood pressure issues. तो कई कारण होते हैं। कई बार विदाउट एनी रीजन भी हो जाता है, हमें नहीं पता हमारे शरीर में क्या चल रहा है। और कई बार एक्सीडेंटल इंजरीज में आपकी पेरिफेरल नर्व इंजरीज भी हो जाती हैं कि एकदम से रिस्ट ड्रॉप हो गया, रेडियल नर्व इंजरी हो गई, कहीं जोर से हाथ लगा, या आपका कई सारे कॉजेज होते हैं। कई बार आप हाथ के बल पे गिरते हो, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल से हटकर है, ये ऑर्थोपेडिक इंजरीज हो गई। हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज में हमारा बहुत बड़ा रोल है कि छोटे मोटे लिगामेंट टियर्स जो होते हैं, दैट वी केटर। एंड we don't practice physical aging modalities much, because that is an area which physiotherapists cater. Physical aging modalities का मतलब ultrasonics, yes we can use, but we don't use much. We majorly focus on making a person independent in his occupation. कोई भी occupation है, हमें उस पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना। जैसे एक स्टूडेंट की भी ऑक्यूपेशन होती है, दैट ही इज गोइंग टू राइट इन द क्लास, so that for that particular occupation that he has to write in the class, he has to sit idle in the class, not running around. अगर वो occupation disturb हो रही है because the child is not sitting in the class, the child is not focusing properly in the class, he is not listening to what the teacher is saying, so then we make the child independent using many techniques, many therapeutic approaches. Both goes with adult as well as the child. तो मैम, स्ट्रोक जब आता है, जो आपने चीजें बताई हैं अभी, तो उसके बाद पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेशेंट को एक तो थोड़ा एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। दैट इज द मेन कॉज ऑफ वरी नाउअडेज। थोड़ा सा बहुत फास्ट चल रही है लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अर्बन पॉपुलेशन। Still the people are getting much aware as the days, like many influencers are focusing on overall fitness. अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, which is unavoidable these days. वर्क लाइफ स्ट्रेस होता है, पर्सनल स्ट्रेस होता है। I always tell my parents and the patients which I cater is to devote 1 hour to yourself. अपनी सेल्फ केयर में 1 hour हमेशा निकालिए, चाहे वो
कोई भी, if you like fitness routine, then you focus on your fitness routine. If you like cooking, focus on cooking. If you like spiritual awakening या कोई भी spiritual practices, so you should go with that. अपने लिए टाइम निकालें और ज्यादा से ज्यादा अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखें. इफ यू आर अबव 35, आजकल बोलना चाहिए, अपने रेगुलर टेस्ट कराएं. अगर उसमें कुछ आपको लग रहा है that there is some problem, then you should keep a check. So this is how we can avoid stroke and avoid obviously junk food to the fullest. वो तो मैम बहुत मुश्किल है. हाँ, सबके लिए मुश्किल है. ठीक है. इसके अलावा मैम जैसे अभी आपने जो चीजें बताई स्ट्रोक में, तो स्ट्रोक रिहेबिलाइजेशन जो है उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है बेसिकली? मैम, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल रहता है एक पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना in his, so as he can participate effectively, physically, cognitive means mentally, and psychosocially and linguistically also sometimes. So हर तरह से independent होना करना occupational therapist का रोल है. So how now we can make a person independent is by making him adapt to the purposeful activities. हम patients को instead of practicing proper activities, strengthening की activities, हम patients से purposeful activities करवाते हैं, जिससे like for example, if a person's occupation is a homemaker, घर में housewife है, अब उनको उनकी grip नहीं है कि वो एक जार को अपना ड्रॉर में रख सके, या अगर वो ड्रॉर ऊपर की तरफ है, या अपने हैंड की इफेक्टिव मूवमेंट कर सके, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्सरसाइजेस वी विल आस्क द पेशेंट टू होल्ड दैट जार एंड पुट दैट जार इनटू द स्पेसिफिक ड्रॉर. ऐसी कई एक्टिविटीज होती हैं. अब जैसे और कैसे इंडिपेंडेंट हम लोग बनाते हैं, व्हेन a person faces stroke, there is problem with donning and doffing the clothes. That means कपड़ा उतारना और चढ़ाने में प्रॉब्लम होना. तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी असिस्टिव डिवाइसेस होती है, जिससे हम पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो इफेक्टिवली कपड़े पहन सके, उतार सके. खाना खाने में दिक्कत, that means taking care of all the ADLs, that means activities of daily living. We focus on activities of daily living. जो शुरू से हमारा डेली रूटीन शुरू होता है कि सुबह ब्रश करना है, अगर पेशेंट की ग्रिप नहीं है तो हम ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ब्रश पकड़ सके जिससे वो इफेक्टिवली और कर सके. देन बेदिंग में मग उठाने में प्रॉब्लम, ये सब अगर स्ट्रोक होता है पेशेंट को तो he will face problem in all the activities of his daily routine. तो उसमें either by using assistive devices or inculcating purposeful activities we make the patient independent. तो मैम जो पेशेंट आपके पास आते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं अपनी डेली चीजों को करने के लिए? मैम, these when like stroke happens, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है कि वेदर अ पेशेंट वुड बी लाइक एबल टू फुली रिकवर और नॉट. मैं कई बार बोलती हूँ कि दैट डिपेंड्स अपॉन गॉड ऑल्सो, एंड सबसे पहले भगवान, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं पेशेंट के साथ. उसमें एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कितना अच्छा प्रोग्रेस होगा, उसका प्रोग्नोसिस हम जिसको बोलते हैं कि कैसा जाएगा, वो डिपेंड करता है. कि अगर पेशेंट एल्डरली है, वो है ही 60 years old, तो ऑब्वियसली 90% तक हम शायद अचीव कर सकते हैं, 10% कहीं ना कहीं छूट जाता है. एंड दैट वी प्रिपेयर द पेशेंट लाइक इनिशियली ओनली. अगर कोई यंग पॉपुलेशन भी आती है, यंग पॉपुलेशन में बहुत पोटेंशियल होता है टू रिकवर, समटाइम्स रिवर्स देयर कंडीशन एज वेल. तो उसमें इट ऑल डिपेंड्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे प्रोग्रेस डिपेंड करती है. अगर स्ट्रोक के बाद जनरली डिप्रेशन भी फॉलो करता है, जो अच्छा खासा एक टाइम पे इंसान चल रहा था वो चलना बंद हो जाता है, तो ऑब्वियसली घर में टेंशन आती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से कई बार मोटिवेशन डाउन हो जाती है. सो दे डोंट गिव देयर 100% व्हेन दे कम टू द थेरेपीज ना. सो दे रिक्वायर काउंसलिंग एज वेल along with the therapies, but as soon as their motivation comes, they practice harder. We ask the patients to practice at home as well, not just at the clinical setting. हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी गोल ओरिएंटेड होती हैं और पर्पसफुल एक्टिविटीज होती हैं कि जो वो घर में भी कर सकते हैं. They don't require us. This is how we educate the patient. तो अगर वो ये सब करता है तो कई बार
बहुत मोटिवेशन के साथ मेरे यहाँ क्लिनिक पे हुआ है कि हम एक समय था दैट पेशेंट यूज्ड टू कम यूजिंग स्टैंड, जो आप लोगों ने देखा होगा, और वो भी टाइम था कि जब वही लड़का 22 इयर्स का था वो, एंड ही वाज साइकिलिंग आल्सो, ही वाज राइडिंग स्कूटी, एंड ही वाज able to do each and every task, and then हम लोगों ने ड्रॉप करे थे थेरेपी सेशंस when he joined a gym। तो हम लोगों ने यहाँ तक भी काम करा है कि जिसमें एक स्ट्रोक पेशेंट को हमने इस लेवल का अचीव करवाया है प्रोग्रेस कि he was able to do pull-ups also, which is a very difficult task for a normal person also. Hard to believe, but yes, if a person practices, they can improve. मैम जैसे पेशेंट आपके पास आया, आपने थेरेपीज के सेशंस दिए, आपने उनसे फिजिकली वो स्ट्रांग हो गया, बट क्या वो मेंटली भी स्ट्रांग हो पाता है? उसे मेंटली भी प्रिपेयर करते हो आप? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्ट्रोक सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। जब स्ट्रोक आता है तो कई बार हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं उसके अंदर। कॉग्निटिव मींस मेंटल एबिलिटीज। कॉग्निशन में क्या क्या आता है? कॉग्निशन में आता है अटेंशन, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेमोरी, जजमेंट स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये सब 5 चीजों से मिलकर बनता है कॉग्निशन ओवरऑल। तो कई बार ये हमारे ब्रेन के एरियाज पे डिपेंड करता है कौन सा एरिया में मेंटल जो ट्रॉमा हुआ है वो कहाँ हुआ है। अगर ट्रॉमा आपका किसी भी स्पेसिफिक लोब में आता है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी अलोंग विद दैट। कई बार स्ट्रोक जस्ट फिजिकल इम्पेयरमेंट्स के साथ आता है, कई बार मेंटल इम्पेयरमेंट्स भी होती है कि जिसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं। मेजरली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमारी फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होती है। फ्रंटल इज दिस, जब ब्रेन का फ्रंटल एरिया इन्वॉल्व होता है तो साथ साथ कई बार सुनने में आता है कि पहले तो ये गुस्सा नहीं करता था, जैसे ही उसके इंजरी हुई तब बहुत उसको गुस्सा आने लग गया, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, सीढ़ी के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है कि एकदम सीढ़ी 2-2 सीढ़ी फांद जाता है, उसको पता नहीं चलता है, ग्लास पानी का भर रहा है तो भरता जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरा ओवर भर गया है। अगर कोई चीज को पकड़ रहा है तो अंडर शूटिंग या ओवर शूटिंग। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत मेंटल, जिसको मैम ने बोला, जो हम लेमन भाषा में हम यूज करते हैं कि मेंटली इफेक्ट आता है, हाँ आता है। और उसमें कई बार साइकोलॉजिकल फीचर्स भी लेकर आता है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी। और एक मेरे पेशेंट थे जो कहते थे कि आफ्टर स्ट्रोक ही वाज नॉट एबल टू क्राई, व्हेनेवर ही ट्राइड टू क्राई ही यूज्ड टू लाफ। सो ये सब चीजें डिस्टर्ब होती हैं स्ट्रोक में, पर विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद ग्रेजुअल काउंसलिंग्स एंड जो भी हम कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन पेशेंट का करते हैं, ये सब चीजें विद टाइम आ जाती हैं। तो मैं पेशेंट्स को यही बोलूंगी कि एकदम से इनिशियली जितनी जल्दी ट्रीटमेंट आप चालू कर सकते हैं आप करिए आफ्टर स्ट्रोक। कई बार हम डिप्रेशन में, मैंने ऐसे कई केसेस देख लिए हैं, 6-6 महीने बर्बाद कर देते हैं, नहीं आ पाते हैं, उनमें वो विल पावर नहीं होती है टू रीच आउट टू द क्लिनिक। समटाइम्स इफ पब्लिक ओपिनियन से बहुत ज्यादा अपने आप को फ्लूइड कर देते हैं वो लोग कि हम तो ठीक ही नहीं होंगे, किसी ने बोला आप कभी ठीक ही नहीं होगे। सो ये नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस करें रिजल्ट आता ही आता है। मैम ठीक है, ये पेरेंट्स की बात हो गई और आपकी जो थेरेपी करते हैं या जो थेरेपिस्ट हैं उनकी बात हो गई। लेकिन अब फैमिली का क्या रोल होता है? बिकॉज अब आपके साथ कोई भी पेशेंट कितनी देर रहेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन आधे से ज्यादा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है वहां पे, तो फैमिली को क्या उस टाइम पे करना चाहिए? मैम फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली का रोल है सपोर्ट देना अपने जो भी घर में पेशेंट है। पेशेंट से बेहतर मैं बोलूंगी जो भी उनका बच्चा, अगर सन को हुआ है, हस्बैंड को हुआ है, और नेगेटिव टॉक ना करें पेशेंट के सामने। कई बार हमें ऐसा लगता है वो सुन थोड़ी रहा है, व्हेन अ पेशेंट इज बेड रिडन। कई फेजेस होते हैं, कई बार स्ट्रोक में शुरू में पेशेंट जब बेड रिडन होते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट टाइम्स, स्पीच चली जाती है साथ में, तो पेशेंट आसपास की फैमिली को लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि द पेशेंट इज लिसनिंग दैट टाइम। सो ऑलवेज आई वुड सजेस्ट कि पॉजिटिव टॉक होना चाहिए पेशेंट के सामने, फैमिली का, और एक अश्योरेंस, कांस्टेंट अश्योरेंस दैट दे आर टुगेदर, और असिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जब नॉर्मल जो ADL टास्क हैं उनकी जो हैम्पर्ड हो चुकी है, नहाना, जबकि फैमिली
से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं होता है, बिल्कुल। बट अननोइंगली कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। कोई भी फैमिली अपनी किसी भी पेशेंट के लिए बुरा नहीं सोच सकता जिसको भी प्रॉब्लम हुई है, पर अननोइंगली कभी कभी हमसे ये मिस्टेक्स होती है कि हम वी टेंड टू टॉक समटाइम्स नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, हमें भी रियलाइज नहीं होता है। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उनके मदर ने बोला कि इसकी तो कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो अब ये उन्होंने, मदर कभी गलत नहीं बोलती अपने बच्चे को, बट ये अनजाने में भी अगर ऐसा बोल दिया तो थोड़ा सा एक सामने वाले के लिए डिमोटिवेटिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने शब्दों पे ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम थोड़ी सी बात बच्चों के ऊपर भी करते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है बच्चों का, जिसकी वजह से बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे बच्चे आपके पास भी बहुत आते होंगे, तो अभी आप क्या क्या चीजें देख रहे हो इन चीजों में? Ma'am, I always joke around like we are getting business because of such kids who are too much glued to the screen. Let it be TV, let it be phone, let it be tabs. अब कई बार पेरेंट्स बोलते हैं दुनिया के बच्चे देखते हैं, हमारे ने देख लिया तो हमारे बच्चे को ऑटिज्म कैसे हो गया, सारी दुनिया देखती है। तो आई रिप्लाई देम कि एडिक्शंस होती हैं, काफी लोग हैं, 70% पॉपुलेशन है जो अल्कोहल कई बार ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जरूरी नहीं है कि 70% पूरी 70% का लिवर डैमेज होगा। जिसका डैमेज होगा तो आप उसको 1 सिप भी नहीं दोगे अल्कोहल। ऐसे ही गोज विद द स्मोक ऑल्सो, कि जहां आपको दिख गया है कि इट हैज ऑलरेडी कॉज्ड हार्म। तो सेम इज स्क्रीन एडिक्शन। स्क्रीन एडिक्शन इज नो डिफरेंट देन दी अल्कोहल और स्मोक और टोबैको एडिक्शन, आई वुड से। तो उसमें से बाहर आना बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपको अगर दिख गया है उस वजह से बच्चे के अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ गए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिमिट द स्क्रीन टाइम। उस टाइम पे लिमिट क्या, बिल्कुल 0 करना पड़ता है कई बार, क्योंकि बच्चा उसी वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। उस वजह से बच्चे का स्पीच चला जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बात कैसे करेगा, बच्चे का अटेंशन चला जाता है, प्रॉपर बिहेवियर। IQ इज वेरी नाइस। IQ ऐसे बच्चों में जब हम देखते हैं, स्क्रीन डिपेंडेंट बच्चों में बहुत अच्छा होता है। दे नो ऑल द ABCDs, all 1 to 10, even at the age of 2 they are able to say 2, 3, 4. But the problem is with EQ. They are not able to relate with the emotions. बच्चा इमोशंस नहीं समझ पाता है कि कब पेरेंट मुझे मना करना चाह रहा है, कब पेरेंट मुझे बोलना चाह रहा है कि बैठ जाओ। तो इसके लिए WHO की गाइडलाइंस है, हाउ मच स्क्रीन टू प्रोवाइड एट अ स्पेसिफिक एज। जैसे कई बार 0 to 2 years की एज ग्रुप में मैं आपसे मतलब एक बार राय लूंगी कि आपको क्या लगता है मैम कि एक नॉर्मल लेमन को कई बार लगता है कि हमें इतनी स्क्रीन देनी चाहिए 0 to 2 years में? मैम देनी ही नहीं चाहिए। देनी ही नहीं चाहिए, इट शुड बी 0। कई बार पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, देखो हमारा बच्चा यूट्यूब खोल के दिखा रहा है, देखो मेरा बच्चा तो सब कुछ 2 years का भी नहीं है, अभी तो 1 year का है, ये खुद गाना चला लेता है यूट्यूब पे, ये ऑर्डर कर देता है। पर दिस शुड बी डिस्करेज्ड। इसमें बच्चा बेशक लेट ऑपरेट करना सीख जाए फोन को, बट अगर फोन 0 to 2 years में यूज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO, इट शुड बी जस्ट यूज्ड फॉर डिस्टेंट कॉलिंग। डिस्टेंट कॉलिंग का मतलब होता है कि नानी से बात, दादी से बात, उनके लिए फोन अगर आप दिखा रहे हैं फॉर अ वाइल बच्चे को, जैसे आजकल सब दूर दूर रहते हैं कई बार, तो उसके लिए इट इज गुड। व्हेन इट कम्स टू 1.5 years of age, 18 months till 5 years, it should be not more than half an hour, वो भी ज्यादा है, that too highly educational videos, or if the child is doing some school like work related to the school, कहने का मतलब कोई स्कूल से उनको काम मिला है जो बच्चे को वो देखकर करना है using screen, those should be encouraged। because अब कई बार लोग बोलते हैं कि वैसे तो आप लोग बोल रहे हो कि फोन देना बिल्कुल गलत है, स्क्रीन देना, फिर ये कोरोना में बहुत उठा था कि then why are you giving now screen to the child? If screen is being watched in some parental guidance, parent साथ में बैठा है या टीचर साथ में बैठा है, और तब अगर आप स्क्रीन दे रहे हो for a shorter duration of time, it is no bad. The child is learning through it. ये बहुत फाइन लाइन है स्क्रीन की जो लोग नहीं समझते। अगर बच्चे को आप किचन में हैं या आपके घर में रिलेटिव्स आए हैं और उस टाइम पे आप फॉर एस्केप स्क्रीन दे रहे हैं, then screen is bad.
क्योंकि चाइल्ड इज सिटिंग ऑल अलोन विद द स्क्रीन एंड नोबडी इज देयर टू गाइड हिम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. हियर द स्क्रीन इज बैड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बड़े बच्चे भी इससे बड़े एज ग्रुप्स में और स्कूल में बहुत फोन पे काम आता है, काफी कुछ आता है, अगर उस टाइम पे बच्चा स्क्रीन यूज कर रहा है तो पेरेंट शुड कीप अ वॉच कि कितने टाइम बच्चा स्क्रीन देख रहा है. हाफ एन आवर मैक्सिमम होता है, 45 मिनट्स बड़ी क्लासेस में खींचकर होता है. इससे अलावा आप स्क्रीन जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा एज अ अडल्ट ऑल्सो. So it is my guidance to the parent is model the behavior you want your child to follow. Means अगर आप बच्चे के सामने फोन ऑपरेट कर रहे हैं तो बच्चा फोन को मांगेगा. बच्चा कोरा कागज है तो उसको नहीं पता क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको जजमेंट नहीं पता है. 2 साल 3 इयर्स के बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे. पर अगर वो देख रहा है कंसिस्टेंटली फादर और मदर सिटिंग ऑन फोन, कई बार हम थके हारे आते हैं वर्क से तो हम कई बार फोन ऑपरेट करते हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं कि अननोइंगली हम बच्चे को ये दिखा रहे हैं कि पापा मम्मा इज यूजिंग फोन. तो उस टाइम पे बच्चे को पूरा टाइम दीजिए और कोशिश करिए फोन बच्चे के सामने कम से कम हम देखें खुद भी. मैम ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं या ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है कि पेरेंट्स पहले ही समझ जाए कि बच्चे को अब हमें एक बारी कंसल्ट के लिए ले जाना चाहिए थेरेपिस्ट के पास? मैम ये होते हैं साइंस ऑफ स्क्रीन डिपेंडेंसी. दैट मीन्स कि ऐसे क्या लक्षण है कि जिससे हमें लगता है कि हमारा बच्चा स्क्रीन एडिक्ट हो चुका है. अगर बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, और वो तभी बैठता है जब आप उसके हाथ में फोन देते हैं, अदरवाइज वो टिक के नहीं बैठता है. जैसे आप किसी रिलेटिव के लेकर गए तो बच्चा वहां पर एक जगह नहीं बैठ रहा है. देन बच्चे की स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस डाउन जा रही है. बच्चा एकेडमिक में अपने फोकस नहीं कर पा रहा है. जो भी उसको पहले जैसे पेरेंट्स का कहना कि पहले बहुत अच्छा फोकस करता था, अब फोकस नहीं करता है, इसका ना पढ़ाई से इंटरेस्ट छूटता जा रहा है. अगर हम बात कर रहे हैं, 2 बड़े बात कर रहे हैं और उसमें कंटिन्यूअसली चाइल्ड इज इंटरप्टिंग, मम्मा मम्मा पापा पापा, like that, consistently interrupting while you are talking, that these are few signs जिसमें स्क्रीन डिपेंडेंट हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चा हो रहा है. और साथ में इकोलेलिया, कंसिस्टेंटली इररेलेवेंट सेंसलेस रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स इज इकोलेलिया. कि बच्चा जो कार्टून्स वो देखता है स्क्रीन में उनके डायलॉग्स को रिपीट कर रहा है या कुछ भी ता 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 ब ब ब ब कुछ भी बच्चा इररेलेवेंट वर्ड्स को बोल रहा है, तो दैट मीन्स समवेयर समथिंग इज रॉन्ग. बोल तो रहा है पर रेलेवेंट कोई भी बात नहीं बोल रहा है. कुछ पुराने डायलॉग्स कहीं के या राइम्स कंसिस्टेंटली गाना, एंड पेरेंट्स के इमोशंस को ना समझ पाना, ये सब साइंस हैं कि बच्चा स्क्रीन डिपेंडेंट कहीं ना कहीं हो रहा है. उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिसमें अटेंशन मेमोरी की याद करता है फिर फटाफट भूल जाता है, स्पेलिंग एरर्स बहुत कर रहा है. तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं स्क्रीन डिपेंडेंट हो रहा है. इसके अलावा मैम जैसे आजकल बच्चे, अब सबका पढ़ाई का है तो स्कूल भी जाते हैं, घर पे भी मम्मी पापा पढ़ाते ही बच्चों को, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्या है कि उस टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिए कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़े. जैसे बहुत क्लटर्ड कमरा है तो उसमें अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उसके पास. डिस्ट्रैक्शंस को तो सिंपल एक पंखा घूमना भी डिस्ट्रैक्शन है, वहां पर भी ध्यान चला जाता है जिसका जाना है. तो कोशिश करिए लाइट्स लिमिटेड हो उस कमरे में, वही लाइट ज्यादा हो जहां पर पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल स्टडी टेबल्स में आज कई बार मतलब अब लोग आजकल इंस्टॉल कराते हैं लाइट्स, एंड बाकी जो रूम है उसमें डिम लाइट्स होती है. तो इससे हमारा थोड़ा फोकस अच्छा बनता है जब हम पढ़ते हैं. एंड यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है. और साथ में आउटडोर प्ले बच्चे को देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बच्चा सिर्फ पूरे दिन पढ़ रहा है, कोई बाहर खेलना नहीं है उसका, तो उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बैठेगा स्टडीज में. इफ वी आर आस्किंग द चाइल्ड टू रीड, होल्ड डे स्टडी, डोंट प्रेशराइज द चाइल्ड एंड गिव ब्रेक्स after every 30 minutes to your kids. Otherwise they will have this escape behavior कि मम्मा अभी मेरे को ना सुसु आई है, पॉटी आई है, मैं अभी जाऊं. तो लाइक ऐसे बच्चे कई बार, मम्मा मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, ये सब एस्केप बिहेवियर्स होते हैं.
तो थोड़ा सा मोटिवेशन बच्चे को बना रहे स्टडीज के लिए, तो देयर शुड बी प्रॉपर रूटीन, सेट अ प्रॉपर रूटीन ऑफ योर चाइल्ड कि आप 1 आवर अगर पढ़ रहे हो तो आप हाफ एन आवर या 45 मिनट्स खेलने भी जा रहे हो। आई अंडरस्टैंड आजकल स्कूल्स का बहुत प्रेशर है, लोग सबके मुंह में यही बात होती है कि आए दिन तो एग्जाम्स चल रहे होते हैं, बट स्टिल दिस कैन बी मैनेज्ड। It is the beauty how you manage both the things, play as well as the studies. बट आजकल तो मैम एक चीज और हो गई कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर जाने भी नहीं देते हैं। Yes, ये यही बहुत आज ज्यादा हो गया है कि हम देखते हैं कि आजकल सभी मॉडर्निज्म में जी रहे हैं, तो सब सोसाइटीज में रहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं नहीं बच्चा कब किसके साथ खेल रहा है, क्या है, बाहर जाने में बच्चों को भेजने में डर लगता है। ये बहुत से पेरेंट्स के एक्सक्यूज आपके पास भी आते होंगे, तो फिर वो घर पे रह के भी अपने बच्चों को कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं बाहर ना भेज के, तो वो थोड़ा सा आप बताइए। घर पे बहुत सारी एक्टिविटीज पेरेंट्स कर सकते हैं। आजकल ना पेरेंट्स हम लोग भाग दौड़ में इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल खेलते नहीं है। हम घर में भी अगर बच्चे के साथ इफेक्टिवली खेल ले, टग ऑफ वॉर भी कर ले, लाइक बेसिक यूजिंग अ दुपट्टा, आस्किंग द चाइल्ड टू पुल इट एंड पुश इट, इट इज अ वेरी गुड एक्टिविटी टू चैनलाइज द एनर्जी। और अगर हम घर में बच्चे के साथ थोड़ा सा छुपन छुपाई, बेसिक छोटी छोटी जो एक टॉडलर की बात कर रही हूँ मैं, या हल्का फुल्का उसको एक टारगेट बेस्ड गेम्स दे दे कि जैसे हिटिंग अ बॉल ऑन टू अ टारगेट एंड डार्ट गेम हम एंजॉय कर सकते हैं बच्चे के साथ, जो हम लोग बचपन में भी खेलते थे। हम लोग कार्ड्स खेल सकते हैं बच्चे के साथ। पर आजकल पीपल हैव दिस बेसिक आई वुड से कि नोशन की नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास भी नहीं है, बच्चों के पास भी नहीं है, और कुछ अगर आप लोग स्टिल मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि ये थोड़ा सा एक आउटडोर हो जाएगा कि बच्चे को हॉबी क्लासेस आप ज्वाइन करा सकते हो। लाइक आप बच्चे को डांस क्लास में डाल सकते हो, उसमें एनर्जी बच्चे की निकलेगी। बच्चे को योगा क्लास आप ज्वाइन करा सकते हो। द चाइल्ड विल हैव अ गुड टाइम्स, उसको एक सोशल टाइम भी मिल जाएगा टू इंटरैक्ट विद द फ्रेंड्स, और बच्चा थोड़ा सा अपने आप को वेंट आउट करता है खेल कर सबसे ज्यादा। तो अगर बिल्कुल ही आपको लगता है आपकी लोकेलिटी अच्छी नहीं है, आप नीचे बच्चे को खेलने नहीं भेज सकते, तो आप घर में भी बहुत कुछ खेल सकते हो। आप सिंपल एक राउंड बना के पापा मम्मी एंड बच्चा बैठ के पास द बॉल भी हम अगर खेलते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी एनरिचिंग। द चाइल्ड लर्न्स हाउ टू फॉलो द रूल्स। लूडो भी अगर हम खेलते हैं उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है कि हमें रूल्स बच्चे को फॉलो करना आता है, कि मेरे को अपनी टर्न की वेट करनी है। इट टीचेस पेशेंस। आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है, तो उसके लिए हम कई बार पेरेंट्स को बोलते हैं कि जस्ट मेक द चाइल्ड आइडल एंड सिट लाइक दिस, अपने आर्म्स को क्रॉस करके एंड आंखें बंद करे फॉर अ स्पैन ऑफ 1 मिनट, स्टार्ट विद 1 मिनट एंड ग्रेजुअली प्रोसीड टू दी 5 मिनट्स। दिस एक्चुअली टीचर्स पेशेंस, और बच्चे के अंदर खूब ठहराव बैठता है, क्योंकि बच्चे आजकल मैम बोलते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ। आप 5 मिनट्स भी बच्चे को आइडल नहीं बिठा सकते हो। जैसे हम कई बार हमारी जनरेशन में हम लोग बात करते हैं, वी यूज्ड टू सिट आइडल बिकॉज देयर वर नो स्क्रीन, दैट मच ऑफ स्क्रीन्स दैट टाइम। आज में बच्चा बिल्कुल भी नहीं, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, दे ऑलवेज वांट समथिंग और द अदर। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो बोर होना भी एक एक्टिविटी है। Sitting idly and doing nothing for 5 minutes, 10 minutes, it is very enriching and enlightening also for your brain. इसी के साथ मैम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बस एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी आज के ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहती हूँ कि अगेन आई वुड स्ट्रेस ऑन टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए टाइम जरूर निकाले। सेल्फ केयर इज सेल्फ लव। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ ना, इसलिए मैं सेल्फ केयर नहीं। हर बार हर पेरेंट का ये जवाब होता है, हर फैमिली मेंबर का ये कहना होता है कि हम ना यहाँ बिजी हैं, यहाँ बिजी हैं। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि दिस इज द कॉज आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अपनी कोई भी जो अच्छी चीज, अगर आपको स्किन केयर रूटीन में मजा आता है तो वो, अगर आपको फिजिकल रूटीन में आता है, फॉलोइंग सम फिटनेस रेजाइम, किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आपको 1 घंटा, चाहे फादर है चाहे मदर है, उनको निकाले। अगर हम अपने आप को प्यार नहीं करते तो हम सामने वाले को चाहकर भी नहीं कर पाते। हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। So thank you so much, ma'am, for inviting me over here and spreading a word through you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।